कभी आपने सोचा है कि हम जो शब्द बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा है और जो आज़ादी हम महसूस करते हैं, क्या उनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? खैर, आज की हमारी इस चर्चा में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। आइए, अल्फोंस डौडे की बहुत ही क्लासिक और मशहूर कहानी द लास्ट लेसन के जरिए भाषा और हमारी सांस्कृतिक पहचान के इस बेहद संवेदनशील विषय को समझते हैं। ये कहानी असल में हमें दिखाती है कि जब सत्ता पलटती है तो कैसे एक पूरे समाज की भाषा ही उसके अस्तित्व को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे? जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये पंक्ति इस पूरी कहानी के भावनात्मक तनाव को एकदम से हमारे सामने लाकर रख देती है। एक छोटे से बच्चे के नजरिए से कही गई ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अपनी संस्कृति छिन जाने पर एक मासूम मन कितना उलझ जाता है। वो सोच रहा है कि क्या कोई हमलावर, कोई विदेशी ताकत प्रकृति और इंसान की उस स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर भी कंट्रोल कर सकती है जो उसके अंदर जन्म से है। कहानी के इस हिस्से को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ को जानना होगा, और वो है फ्रैंको प्रूशिया युद्ध। कहानी के मुख्य किरदारों तक पहुंचने से पहले जरा 1870 और 1871 के दौरान फ्रांस की स्थिति को देखते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटे से स्कूल के क्लासरूम में जो कुछ भी घट रहा है वो असल में दो बड़े देशों के बीच हुए एक भयानक युद्ध का सीधा नतीजा है। बिस्मार्क का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। उन्हीं के नेतृत्व में प्रशिया ने फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया था, और उस हार का सबसे बड़ा खामियाजा क्या था? फ्रांस के दो बहुत ही अहम जिले अल्सेस और लोरेन सीधा प्रशिया के कब्जे में चले गए। प्रशिया, जो आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, अब इन फ्रांसीसी जमीनों पर अपना पूरा अधिकार जमा चुका था। तो ये था वो बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। लेकिन अब चलिए एक स्कूल की उस असामान्य रूप से शांत सुबह पर चलते हैं जहां से हमारी कहानी वास्तव में शुरू होती है। इस बड़ी भू राजनीतिक उथल-पुथल से दूर हमारी कहानी एक छोटे से लड़के फ्रांस के नजरिए से शुरू होती है। उस सुबह फ्रांस को स्कूल पहुंचने में काफी देर हो गई थी। हम सब कभी ना कभी स्कूल में लेट हुए हैं, है ना? और फिर वो डर के टीचर से डांट पड़ेगी। फ्रांस का भी बिल्कुल यही हाल था, क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स याद करने थे जो उसने किए नहीं थे। रास्ते में उसने देखा कि आरी मिल के पीछे मैदान में प्रशिया के सैनिक अपनी ड्रिल कर रहे थे। एक तरफ बाहर का इतना सुहावना मौसम और सैनिकों की ड्रिल थी, और दूसरी तरफ स्कूल में उसके सख्त टीचर एम हेमिल उसका इंतजार कर रहे थे। फ्रांस के लिए बाहर रुकना बहुत आकर्षक था, लेकिन फिर भी वो स्कूल की तरफ भागा। पर जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो जो कुछ उसने देखा वो एकदम चौंकाने वाला था। सोचिए, एक आम दिन में स्कूल शुरू होते वक्त कैसा माहौल होता है। बहुत शोरगुल, डेस्क खुलने बंद होने की आवाज़ें, बच्चों का एक साथ जोर जोर से पाठ दोहराना और टीचर के उस भारी डंडे की मेज़ पर खटखटाहट। लेकिन आज वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल किसी रविवार की सुबह की तरह सन्नाटा। ये अजीब सी खामोशी साफ इशारा कर रही थी कि कुछ तो बहुत बड़ा बदलने वाला है। और सिर्फ खामोशी ही नहीं, क्लास के अंदर का नज़ारा भी फ्रांस को और ज्यादा उलझा रहा था। एम हेमिल ने अपनी सुंदर हरे रंग की कोट और रेशमी टोपी पहन रखी थी, वो कपड़े जो वो सिर्फ किसी खास दिन या इंस्पेक्शन पर पहनते थे। और सबसे अजीब बात, क्लास के पीछे की वो बेंचें जो हमेशा खाली रहती थीं, आज वहां गांव के बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। बूढ़े हौसर अपनी पुरानी किताब लिए बैठे थे, पूर्व मेयर थे, पूर्व पोस्टमास्टर थे। ये सब देखकर कोई भी समझ जाता कि आज का दिन कोई साधारण दिन बिल्कुल नहीं था। फिर सस्पेंस खत्म होता है और सामने आता है बर्लिन से आया वो आदेश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हेमिल अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने बहुत ही भारी आवाज में एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि कल से एक नया जर्मन टीचर आ रहा है और आज उनका आखिरी फ्रेंच पाठ है। सोचिए, यह आदेश कितना बड़ा झटका रहा होगा। फ्रांस के लिए तो ये शब्द किसी बिजली के गिरने जैसे थे। उसे समझ आ गया कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के बाहर सुबह जो भीड़ लगी थी वो इसी बुरी खबर को पढ़ रही थी। इस एक खबर ने फ्रांस के अंदर भावनाओं का पूरा समंदर ला दिया। जो लड़का अभी कुछ देर पहले तक अपनी किताबों से जान छुड़ाना चाहता था, उसे अचानक एक गहरा झटका लगा कि अरे, उसे तो अपनी भाषा ठीक से लिखनी भी नहीं आती। उसने जो अपना समय पक्षियों के अंडे ढूंढने या खेलने में बर्बाद किया था, उसका एक गहरा पछतावा उसे अंदर तक खाए जा रहा था। जिन किताबों को वो थोड़ी देर पहले तक एक भारी बोझ मान रहा था, वो अचानक से उसके लिए ऐसे पुराने दोस्त बन गई जिनसे वो किसी भी कीमत पर बिछड़ना नहीं चाहता था। जब फ्रांस से उसका पाठ पूछा गया और वो नहीं सुना पाया, तो एम हेमिल ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, हमेशा हम यही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल सीख लेंगे, है ना?
हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे अल्सैस की सबसे बड़ी गलती यही रही है। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराया, जो चंद पैसों के लिए बच्चों को खेतों में काम पर भेज देते थे। यहां तक कि उन्होंने खुद को भी दोषी माना, क्योंकि वो भी तो कभी कभी बच्चों को अपनी क्यारियों में पानी डालने भेज दिया करते थे। इसके बाद एम हेमेल ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी की आत्मा है। भाषा कैसे हमारी जेल की चाबी बन सकती है। एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा पर बोलते हुए एक बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे सुंदर और तर्कसंगत भाषा बताया और कहा कि हमें इसे हमेशा बचाकर रखना चाहिए। यहीं पर इस कहानी का सबसे मजबूत रूपक निकल कर आता है। एम हेमेल ने समझाया कि जब किसी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो उनकी अपनी मातृभाषा ही उनकी जेल की चाबी होती है। कोई भी बाहरी ताकत आपसे आपकी जमीन छीन सकती है, आपकी सत्ता छीन सकती है, लेकिन अगर आप अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े हैं तो आपकी असली पहचान और आज़ादी की उम्मीद को कोई नहीं छीन सकता। इस गहरे संदेश के बाद राइटिंग का पीरियड शुरू हुआ। उस दिन एम हेमेल बच्चों के लिए नई कॉपियां लाए थे, जिन पर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा था फ्रांस अल्सेज, फ्रांस अल्सेज। उस वक्त क्लास में इतनी शांति थी कि बस कागज पर पेन के चलने की आवाज आ रही थी। वो शब्द डेस्क पर रखे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे क्लासरूम में छोटे छोटे झंडे फहरा रहे हों। वो माहौल इतना भावुक था कि सबसे छोटे बच्चे भी, जो आमतौर पर शोर मचाते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर रहे थे। और फिर वो पल आ गया जिसका सबको डर था, उस आखिरी पाठ का अंत, एक अंतिम विदाई। जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, ठीक उसी पल खिड़कियों के बाहर से प्रशियाई सैनिकों के बिगुल की आवाजें आने लगीं, जो अपने ड्रिल से लौट रहे थे। एम हेमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भावना इतनी हावी थी कि उनका गला रुंध गया, आवाज ही नहीं निकली। फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ पलटे, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। और बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ अपने हाथ के इशारे से उन्होंने उस क्लास को हमेशा के लिए विदा कर दिया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके विषय बहुत गहरे हैं। आइए इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर भाषा और पहचान के एक व्यापक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। ये कहानी हमें भाषाई कट्टरवाद और सांस्कृतिक संरक्षण के उस जटिल अंतर को सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अंग्रेजी जैसी भाषाएं आज पूरी दुनिया में कैसे फैल गईं? अपनी समावेशिता के कारण। उन्होंने बिना हिचकिचाए फ्रेंच से पटीत, जर्मन से किंडरगार्टन, यहां तक कि हिंदी से बाजार जैसे शब्द अपना लिए। भाषाओं का विकास बिल्कुल ऐसे ही प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। लेकिन द लास्ट लेसन में जो हमने देखा वो इसका बिल्कुल उल्टा है। वहां एक विजेता ताकत जबरदस्ती अपनी भाषा थोप रही है और दूसरी भाषा को कुचल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में हुआ है। आज की असल जिंदगी में भी इसके बहुत गहरे मायने हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ताकतवर लोगों ने हारने वालों से उनकी भाषा छीन ली। और आज के दौर में भी देखिए, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति को कैसे बचाते हैं। जैसे अगर कोई पंजाबी परिवार बेंगलोर में रह रहा हो या कोई गुजराती परिवार कोलकाता में हो, तो वो अपनी मातृभाषा को जिंदा रखने के लिए कैसे कैसे प्रयास करते हैं। ये संघर्ष, ये कोशिश आज भी हमारे आसपास चल रही है। तो चलिए इस चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या अपनी भाषा पर गर्व करने की कोई सीमा होनी चाहिए? अपनी भाषा से प्यार करना और उसे बचाना एक बात है, लेकिन क्या भाषाई कट्टरवाद, यानी सिर्फ अपनी भाषा को सबसे महान मानकर उसे दूसरों पर थोपना, सही है? इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। इस कहानी का ये विश्लेषण हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी भाषा और अपनी पहचान को असल में किस नजरिए से देखते हैं। आप भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।